हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AMIS बाय ईशू शर्मा पर। और आज हम विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ नंबर 4041 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप बाद में देख लेना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 100 तक करेंगे। आज इस टेस्ट सीरीज़ को हम कंप्लीट कर लेंगे। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन है, राज्यसभा निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। ये बिल्कुल सही है कि प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये तो सही है। उपचुनाव में निर्वाचित कोई सदस्य उस सदस्य की शेष अवधि के लिए ही बना रहता है जिसके त्यागपत्र या मृत्यु अयोग्यता के कारण सीट रिक्ति हुई थी। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर किसी की कोई त्यागपत्र दे देता है और उस स्थिति में हम किसी की नियुक्ति करते हैं उस पद के लिए, तो वो उस पद पर बना रहता है। तो इसमें कथन दोनों ही सही हैं। इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई जाती रही। भारत के संविधान के अनुसार यदि इस तरह का दर्जा प्रदान किया जाता है तो इसकी शासन संरचना पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होगा या कौन से प्रभाव होंगे। हमें बताना है इनमें से कि क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर अनुच्छेद 370 के मतलब निरस्त हो जाता है अनुच्छेद 370। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जिला परिषदें स्वायत्त जिलों की सीमाओं को बढ़ा या घटा सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम या तो लागू ही नहीं होते हैं या फिर निर्दिष्ट संशोधनों और उपवादों के साथ लागू होते हैं। थर्ड है, जिला और क्षेत्रीय परिषदें राज्यपाल की सहमति के बिना वन जैसे कुछ विशिष्ट मामलों पर कानून बना सकती है। और फोर्थ है कि जिला और क्षेत्रीय परिषद को भू राजस्व का आकलन और संग्रहण करने एवं कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का अधिकार होता है। तो 12 का आंसर हमारा आएगा सी, यानी कि कथन 2 और 4, दूसरा और चौथा, ये दो ही सही हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम या तो लागू नहीं होते हैं या फिर निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं। और ये है फोर्थ कि जिला और क्षेत्रीय परिषद को भू राजस्व का आकलन संग्रहण करने और कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का ये अधिकार होता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर सी दोनों सही हैं इसमें 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत में एक विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल कैदी के मामले में हथकड़ी का अविवेकपूर्ण उपयोग मानवाधिकारों को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। यह प्रथा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है। तो बताइए आप किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका आंसर हमारा आएगा अनुच्छेद 19, यानी अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारे पास ऑप्शन है कि भारत में मृत्यु पूर्व घोषणाओं पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत कार्रवाई की जाती है। ऑप्शन 2 है, मृत्यु पूर्व घोषणा दोष सिद्धि दर्ज कराने का एकमात्र आधार हो सकता है। और ऑप्शन नंबर 3 है कि मृत्यु पूर्व घोषणा को दर्ज करने के लिए न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति अनिवार्य है। इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, 3 इसमें सही नहीं है। भारत के मृत्यु पूर्व घोषणा पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत कार्रवाई की जाती है, सही है बिल्कुल। और मृत्यु पूर्व घोषणा दोष सिद्धि दर्ज करने का एकमात्र आधार हो सकता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं, इसका आंसर आ जाएगा ए। 15 पे चलते हैं कि लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना हमें कि कौन सा सही है। उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है या फिर अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि प्रोटेम स्पीकर द्वारा निर्धारित की जाती है। थर्ड ऑप्शन है कि अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। देखना 15 का क्या आएगा।
15 का केवल एक ही ऑप्शन सही है, वो है 1, यानी केवल ए इसका ऑप्शन है। केवल 1 जो इसमें तथ्य है वो सही है कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है, ये इसमें सही है। 15 का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से निकाय आयोग कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। इनमें से हमें बताना है कि कौन से आयोग कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा कि 1, 2, 3, 4 इस चारों के चारों आयोग जो हैं, चारों के चारों पेंशन मंत्रालय और लोक शिकायत आयोग के अंतर्गत आते हैं, मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। चारों के चारों जो आयोग हैं वो लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर आ जाएगा सी कि 1, 2, 3, 4 सबके सब इसमें सही हैं। 16 का आंसर रहेगा सी। 17 पे चलते हैं कि ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु पंचायत विकास योजना को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अधिदेशित किया जाता है या किसे अधिदेशित किया गया है? इसमें हमारा ऑप्शन 1 है जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण को, पंचायती राज मंत्रालय को, ग्रामीण विकास मंत्रालय को या ग्राम पंचायत को। 17 का हमारा आंसर आ जाएगा ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत को अधिदेशित किया गया है। 17 आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में आप निम्नलिखित में से किस एक को पंथ निरपेक्षता की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे? यानी नीचे जो 4 कथन दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो कथन है वो स्पष्ट रूप से पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करता है। चलो देखते हैं। 18 में है डी कि राज्य सभी धर्मों के साथ एक सकारात्मक संबंध रखता हो और किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो। बिल्कुल सही बात है। पंथ निरपेक्षता की ये सही परिभाषा है कि राज्य सभी धर्मों के साथ एक सकारात्मक संबंध रखता हो, इसमें किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव न किया जाता हो, सभी धर्मों को समान मानता हो राज्य और किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो। तो इसमें मतलब ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी और ना ये ज़्यादा कठिन क्वेश्चन था। इसका आंसर 18 का आंसर रहेगा डी।